अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ नदीम अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। पाकिस्तान चूँकि एक जमहूरी मुल्क है, फैसलाबाद में बहुत बड़ी बड़ी समाजी शख्सियात मौजूद हैं जो ना सिर्फ सियासत करती हैं बल्कि इंसानियत की खिदमत भी करती हैं। फैसलाबाद में उभरता हुआ एक नया नाम शफ़क़त इलियास जट आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। फैसलाबाद की बड़ी समाजी शख्सियत। सबसे पहले शफ़क़त इलियास साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि कैसे आप इंसानियत की खिदमत करते। एक समाजी कारकुन जो होता है वो खुश होता है कि जब इंसानियत की खिदमत करता है, तो फिर आप कैसे सियासत में आप आ गए जी? थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो मेरा खिदमत का सफ़र है वो हमारी एक नस्ल से नहीं है जी जी, वो 3 नस्लों से हमारा चल रहा है। मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है मेरा, और मेरे वालिद साहब बहुत ही तालीम दोस्त और अच्छे इंसान थे, जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पहली जनरेशन थी जी जी, पाकिस्तान बनने के बाद। तो ये जो मुझे मिला है खिदमत का, जो मेरे अंदर एक जज्बा है और जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली मुझे इनहेरिटेड मिला है। जी जी, मेरे खून में सही। तो मैंने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने इलाके को लुक आफ्टर करना शुरू किया। मेरे इलाके में पसमानदगी बेतहाशा है। मेरे स्पेशली जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है वो एक बहुत बड़ा गांव है जिसकी आबादी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख के करीब आबादी है, और हमारा 80,000 प्लस रजिस्टर्ड वोट है जी, और हम बिल्कुल एट द बैंक ऑफ द सिटी बैठे हैं। जी जी, बिल्कुल हम किनारे पे हैं जहाँ से मेन सिटी की सिविलाइज्ड आबादी शुरू होती है। इसके बावजूद मेरे गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही शदीद किल्लत है। जी जी, हमारी सड़कें, हमारा सीवरेज, हमारा तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम बहुत ही बुरी तरह से जिसको कह मिसटैकल किया गया। तो ये चीज़ें लेके ज़ाहिर है बंदा जब निकलता है तो वो पहले तो कोशिश करता है जो सरकारी मशीनरी होती है, जैसे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहिबान तक, मैंने भी उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इसके लिए मुझे ह्यूज लेवल पे फंड्स चाहिए। जी जी, और फंड्स जो हैं वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के ज़रिए से मुझे उतने फंड्स चाहिए होंगे। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी MNA MPA के दरवाजे पे जाना पड़ा। इनिशियली मुझे ये लगा कि यार मेरी वेटेज नहीं वो मुझे दी जा रही। तो मैंने फिर अपने इलाके के जो सरकर्दा चौधरी लोग थे उन्हें साथ लेके, उन्हें कन्विंस करके MNA MPA साहिबान के दरवाज़ों पे मैं गया, और थोड़ा सा नहीं, 1.5 साल जाता रहा जी, और उन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मेरा टाइम भी वेस्ट किया, और उन्होंने टू सम एक्सटेंट उन्होंने मेरी इंसल्ट की। मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि यार वोट की ताकत क्या है। सही। वोट कितना ताकतवर है कि हर वो बंदा, एटलीस्ट मेरी जितनी लाइफ है जी जी, उसमें मैंने आज तक अपने हलके में अपना लोकल कैंडिडेट, अपना लोकल इलाके का बंदा, अपने गांव का बंदा, या मेरे साथ वाले 10 गांव जो है उनमें से कोई बंदा मैंने नहीं आज तक देखा कि वो पार्लियामेंट तक गया हो। जी जी, उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यार जो बंदे हम पे MNA MPA बन के आकर बैठे हुए हैं, ये लोग तो कोई लाहौर से आया हुआ है, जी जी, कोई चनेौर से आया हुआ है, कोई शेखपुरा से आया हुआ है। तो इन लोगों के पास बेसिक वर्थ क्या थी कि इन्होंने हमें रूल करना शुरू कर दिया? तो वर्थ एट द एंड हमारा वोट था। बिल्कुल। सो मियाँ साहब, मैंने इस चीज़ को, जब मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ, तो मैंने फिर अपने आप को एज ए सियासी नुमाइंदा पेश करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इलाके का एक बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हूँ जी, जिसे तमाम पार्टीज़ कंसीडर करती हैं। ठीक है, और मेरी बेसिक पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ठीक है, तो मेरी पार्टी ने भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो एक्नॉलेज किया है। PP 105 से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। अल्लाह हमारी मदद करेंगे।
अच्छा सर, कुछ हमने पॉलिटिशियन देखे हैं कि वो जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है फिर वो निकलते हैं और गाड़ियां दौड़ाते हैं। तो कब से आप ये मेहनत कर रहे हैं और अपनी ग्राउंड बना रहे हैं और लोगों के साथ मिलना मिलाना और डेवलपमेंट के काम, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि 215 का हमने इलाका देखा कि बड़ी बड़ी शख्सियात से जो है उन्होंने इलेक्शन यहाँ से जो है वो जीता भी, शेर अली जैसे, चौधरी नज़ीर जैसे जो हैं वो कैंडिडेट आए, लेकिन डेवलपमेंट का इतना काम नहीं हुआ। तो आप इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए, आपने क्या डेवलपमेंट के जो हैं वो सर काम किए हैं? मैंने जी प्रैक्टिकल सियासत में जो कदम रखा है ना वो 2017-18 से रखा जी। है। कोशिश करता था कि अपने इलाके के बच्चों की जॉब के लिए कोशिश करता था। सरकारी जॉब्स मैंने बहुत सारी जॉब्स लेके दी हैं बच्चों को। मेरे इलाके को कम अज़ कम 1 अरब रुपए की सड़कें चाहिए थी। सही। हमारा बेसिक जो सबसे खौफनाक सूरत इख्तियार कर जाने वाला मसला है वो था हमारी सीवरेज सिस्टम। वो बिल्कुल चूंकि शहर के साथ इलाका है तो उस इलाके में लोगों का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। जी। मैं अपने लोगों को एजुकेट करूं तो मैं अपने गांव के स्कूल के पीछे लगा, बच्चों के स्कूल के पीछे। जो मिडिल था उसको हमने मैट्रिक का दर्जा दिलवाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको हायर सेकेंडरी करवाया। अब हमारा स्कूल इस वक्त उधर FSE हो रही है, ICS हो रहा है, FA हो रहा है और वो गांव के अंदर है। ठीक है जी। फिर जो उससे अगला पॉइंट था वो ये था कि मेरे गांव का जो बच्चियों का स्कूल था उसको हमने अपग्रेड करवाया। जी जी। उसमें अभी तक हमारे पास लैब नहीं है, मैंने उसकी फिजिबिलिटी मंजूर करवाई हुई है। मेडिकल की सहूलत नहीं, डिस्पेंसरी तक नहीं। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगा रहा हूँ, मैंने मेहनत की है। ठीक है। और अल्लाह ने हमें 10 बिस्तर का हॉस्पिटल दिया है वहाँ पे। इस वक्त मेरे गांव में वो हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया। जी जी। उस हॉस्पिटल के लिए मैंने तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का रकबा अपनी जेब से दिया है। सही। मेरे गांव में यूनियन काउंसिल नहीं था तो मैंने उस यूनियन काउंसिल के लिए अपने जेब से एक ज़मीन दी है उन्हें, तो वहाँ हमने यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग बनवा ली है। मेरे गांव में अराजी सेंटर नहीं था। जी जी। मैंने वो अराजी सेंटर मंजूर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फंक्शनल है वहाँ पे। मेरे गांव में डाकखाना नहीं था तो हमने वहाँ पे डाकखाना सेल्फ फाइनेंस पे ला के बनाया है और उस बिल्डिंग के सारे अखराजात साल से मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी 43 करोड़ प्लस की सीवरेज डल रही है। अच्छा सर, अल्लाह करे आप MPA कामयाब हो जाएं। अगर आप MPA बन जाते हैं तो फिर आप डेवलपमेंट के काम सिर्फ अपने गांव के लिए करेंगे या पूरे इलाके के लिए आप फंड लेके आएंगे? देखें जी, बड़ी मोटी जी गल है मियां साहब, बंदा जब घर से कोई एग्जाम्पल सेट करके निकलता है ना तो ही वो बाहर उसकी मिसाल दे सकता है। ठीक है। मैं जब स्टार्ट हुआ था तो आई नेवर थॉट कि मैं कभी भी जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट करूंगा। जी। ठीक है। आल्दो मेरा बैकग्राउंड, जो मेरे फादर ने 3 दफ़ा कंटेस्ट किया वो ज़िला काउंसिल के लिए करते थे, मेरे दादा ने किया, 53 में मेरे दादा इलेक्ट हुए थे। सही। लेकिन हम हमेशा बल्दियात की पॉलिटिक्स करते थे। जनरल इलेक्शन के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। जनरल इलेक्शन के बारे में मैंने तब सोचा जब मुझे ह्यूज फंड्स की ज़रूरत पड़ी। जी जी। कि यार आबादी इतनी बढ़ गई है, अब इसके मसाइल को कैसे हल करें। तो तब मुझे इदराक हुआ कि MPA MNA साहिबान जो हैं वो हमें एक्सप्लाइट कैसे करते हैं। ठीक है। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बट ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चूंकि स्टार्ट अपने गांव से हुआ था और मेरा गांव कोई आम गांव नहीं है जनाब, वो ये पंजाब की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल एक मौजे में है। जी जी। ठीक है। 215 को ऑल टुगेदर हम काउंट करें तो 83,000 प्लस वोट्स हैं। जी। इतना वोट इकट्ठा किसी भी एक सकना या चक या मौजा में नहीं है। तो वहाँ पे बल्दियात लड़ना भी कोई जनरल इलेक्शन लड़ने से कम नहीं है। कम नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो हमारा चूंकि वो एक्सपीरियंस था तो हमने वहाँ से शुरू किया। अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं PP 105 को कैसे मैनेज करूँगा। देखें, एक बंदे को मोटी सी मैं मिसाल अक्सर देता होता हूँ, जिसका काम उसी को साजे। ये आपका कैमरा है, ये आपका एक पूरी टीम है, इन लोगों को ये काम आता है तो ये बहुत अच्छा करेंगे। जी जी। अगर इन्हें मैं कहूँ कि भाई साहब आप बाहर जाकर एक गाड़ियों की वर्कशॉप बनाएं, हो सकता है ये बेचारे मैनेज तो कर लें लेकिन
ये उसको साल हा साल ये अपनी एक जिंदगी ज़ाया कर देंगे। एक्सपर्टीज नहीं है ना, एक्सपर्टीज नहीं है इनकी, जिसमें एक्सपर्टीज है ये वही कर सकते हैं। तो मैंने तो एक एग्जाम्पल सेट कर दी मियाँ साहब कि अगर मैं 215 के लिए इतने फंड्स ला सकता हूँ तो मैं अपनी पीपी 105 को कैसे नहीं मैनेज कर सकता, जबकि पीपी 105 सारी के का चौथाई जो है वो अकेली 215 है। ठीक है, और मैं 215 से बाहर भी गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 215 में ही काम किया। मैं 72 गड्डियाँ बड़ा मशहूर गांव है हमारा, मेरे हलके में आता है। बच्चियों के स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने उनके स्कूल के पीछे लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, मैंने उस स्कूल को अपग्रेड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट मैं समझता हूँ मेरे नाम पे है, मेरे एंड पे है। 229 मक्कुआ ना एक बहुत बड़ा कस्बा है, टाउन कमेटी है मेरे, आता है पीपी 105 मेरी हल्का में आता। वहाँ इस वक्त मेरे 83 करोड़ रुपए के सीवर के काम की एडीपी में डल चुका हुआ है मेरा, और वहाँ मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। इसी तरह 209 मेरे साथ एक 20,000 आबादी, 20,000 वोट का रजिस्टर्ड वोट का वो गांव है। मेरी 13 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी एडीपी में डल चुकी हुई है, जो मैं वहाँ की सीवरेज के पीछे लगा हूँ। वहाँ पे सीवर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 80 बलाकी, मेरे बलाकी आगे गाँव आते हैं, 80 से लेके ये तकरीबन 90 तक चले जाते हैं। तो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं इस वक्त बच्चों और बच्चियों के हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे लगा हूँ। जी। ठीक है, वहाँ 74 चक है, जो 74 पकीमा है गाँव है, वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है, बल्कि उन 3 गाँव में नहीं है। तो मैं उस बेसिक हेल्थ यूनिट के पीछे लगा हूँ। सर, पाकिस्तान की आबादी में से ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, 52% जो है ख़वातीन है। आपके फ्यूचर में क्या प्लान है ख़वातीन के लिए? आपके ख़ास तौर पे हमारे देहातों में हमने देखा है कि वहाँ ख़वातीन को बहुत कम मौक़े मिलते हैं एजुकेशन के, स्किल के। तो आप क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं, ताकि अगर आप जीत जाते हैं तो हमारी इन बच्चियों के लिए आप क्या करेंगे? लेकिन मियाँ साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने पूछी है मुझसे। जो मेरे गांव में इस वक्त हॉस्पिटल बन रहा है ना जी, जिसमें मैं 9.5 करोड़ रुपए का बहैसियत फैमिली इन्वेस्टर हूँ। जी। मैंने अपनी जेब से, हमारी फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। 2 करोड़ रुपया लिक्विड हमने दिया है, 7.5 करोड़ की ज़मीन दी है। वो बेसिकली जच्चा और बच्चा सेंटर है। सही। तो मैं तो इस चीज़ का इतना बड़ा कायल हूँ कि जिस कौम की बेटी, जिस कौम की माँ, जिस कौम की खातून, उसकी सेहत बेहतर होगी तो उस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, हमने अपने गांव में एक बच्चियों का डिग्री कॉलेज बनवाया। उस डिग्री कॉलेज के पीछे मेरे वालिद का बहुत बड़ा, उन्होंने वो ज़मीन एक्वायर कर रखी थी स्कूल कॉलेज के लिए। अब हम उस कॉलेज को मज़ीद फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की अप्रूवल्स लेके आ रहा हूँ। उसको मैं 4 कनाल के लिए, गेम्स के लिए एक ज़मीन अलॉट करा के दे रहा हूँ। उसकी गैस की सप्लाई नहीं थी, अब गैस की सप्लाई उसे लेके दे रहा हूँ। ख़वातीन का रोल है ना जी, अगर आज चौधरी शफकत यहाँ बैठा आपसे बात कर रहा है, एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे अपने पीपी 105 में कंसीडर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ अगर किसी का मेजर रोल है तो वो मेरी माँ का है। सही। अगर मेरे वालिद का उसमें कोई हिस्सा है तो मैं उन्हें 40% पे लेके जाऊंगा और अपनी माँ को 60% पे लेके जाऊंगा। एक पढ़ी लिखी खातून, एक सेहतमंद खातून माशरे को सेहतमंद और पढ़ी लिखी जनरेशन डिलीवर करती है। तो मैं अपने इलाके की ख़वातीन के लिए मेरे ख्याल में किसी भी सियासी लीडर से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर सकता हूँ और करूँगा और कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा सर, पीटीआई को अगर हम देखते हैं तो यूथ उनके साथ बड़ी है, तो आप यूथ के लिए क्या प्लान देगी आप या आपकी पार्टी जो है? देखें जी, यूथ के लिए प्लान्स तो बेतहाशा हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस, ये जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के ज़रिए चीज़ों को बग़ैर सबूत के प्रेजेंट कर दिया जाता है। जब चीज़ों के सबूत ना हों और वो प्रेजेंट कर दी जाएं और वो पब्लिक की एक्सेस तक चली जाएं मियाँ साहब, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जब तक इस बात को सोसाइटी में प्रूव किया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, आज जो हमारी यंग जनरेशन है वो टेलीविज़न देखने का उनके पास टाइम नहीं है जी, अखबार पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है।
अच्छी बुक पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं। आज तो किसी जवान बच्चे के सामने गालिब का शेर पढ़ दिया जाए तो वो परेशान हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं आप, ये आप उर्दू बोल रहे हैं, क्या सही, बोल रहे हैं। तो जब ये बच्चों के पास टाइम नहीं है तो दे आर फार अवे फ्रॉम द नॉलेज, वो नॉलेज से बहुत दूर हैं। ऑल दे हैव इन देयर पॉकेट in the shape of a device जी, जी। which is a cell phone, उनके पास मालूमात का ज़ख़ीरा है। अब एक बच्चे को मालूमात मिल जाती हैं, उस बच्चे के पास इल्म नहीं है, जी जी, तो वो बच्चा अपने आप को आलम तो नहीं ना कंसीडर कर सकता। सही। ये ही एक डिजिटल मीडिया के ज़रिए प्लान किया गया। अब आप हमसे पूछे अगर कि मेरी पार्टी, देखिए जी, मेरी पार्टी अगर इसको कंसीडर ना करती तो डिजिटल मीडिया बेसिकली तो लैपटॉप से ही ऑपरेट होना शुरू हुआ। तो लैपटॉप किसने दिया इन बच्चों को 80% मार्क्स लेने की सूरत में? शहबाज शरीफ साहब ने दिया। और मुस्लिम लीग के एंड पे जो मुल्की लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, लाइक बेसिक थिंग्स, बिल्डिंग्स एंड स्टफ, मेरे ख्याल में कोई भी जमात compete ही नहीं कर सकती इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और आपको मियाँ साहब पता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो मुल्क में इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है। जी जी, जब इंडस्ट्री एक्सपैंड, आपकी एक्सेस बन जाती है ना जी चीज़ों तक। आप 80s में जाएं तो लोग जो रोही में जाते थे, तो रोही से जो एक पीस ऑफ आर्ट उन्हें बना हुआ मिलता था, एक कपड़े पे कढ़ाई की हुई, हाथ हैंडमेड, वो मेरे ख्याल में 50 रुपए की मिल जाती थी। सही। आज आप जाएं जरा रोही में, आपको 5000 का वो पीस मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हाउ डू दे नो? और वहां तक पहुंचे कैसे लोग? पहले तो चंद लोग पहुंचते थे, अब एक्सेस बन गई रोही तक। मुस्लिम लीग के बिहाफ पे ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्सेस दे दी दूर देहातों को, जिससे उनकी प्रोडक्ट शहरों तक आना शुरू हो गई, नौजवानों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि जब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, अगर शफकत अब्बास के पास, शफकत इलियास के पास और अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी ना हो जी, तो शफकत कभी भी अपने इलाके के लिए उतनी अच्छी आउटपुट नहीं देगा। और ये जो जितना मैं अपने इलाके के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे चुल्हे दे मसाइल हल होए ने तो मैं करना शुरू किया। जी बिल्कुल जी, शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप जिस तरीके से इलाके में काम किया, उम्मीद करते हैं कि आपका नाम शफ़क़त है और कामयाब होने के बाद आप लोगों के साथ ऐसे ही शफ़क़त के साथ बर्ताव अपना आपका रहेगा। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मियाँ नदीम अहमद को दें इजाज़त।